के बच्चे हैं वो हमारे क्लास 12th के चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं डेली 7 AM पे, यानी कि पीसीए। तो ये इन्फॉर्म करना था आपको। तो चलिए इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। अब हम बात करते हैं क्यूओडी की। क्यूओडी का आंसर कहाँ करना होता है आपको? कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं आज का क्यूओडी था क्या। क्यूओडी था, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन एमओयू फॉर कोऑपरेशन इन फर्टिलाइजर सेक्टर विद विच कंट्री। अभी हाल ही में भारत सरकार ने, या भारत सरकार कहें या भारत सरकार के जो इस पोर्टफोलियो के मंत्री हैं, कौन होंगे इस पोर्टफोलियो के मंत्री बताइएगा? जो फर्टिलाइजर्स की जो मिनिस्ट्री है, अभी हम आपको बताते हैं। तो भारत ने किस कंट्री के साथ अभी फर्टिलाइजर्स को लेकर एक एमओयू साइन किया है, यानी कि एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर कई सारे लोगों ने दिया था, बहुत सारे बच्चों ने दिया, लेकिन ऑलमोस्ट सभी के आंसर गलत थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने आंसर दिया था नेपाल, बट द राइट आंसर इज जॉर्डन। अभी जो फर्टिलाइजर्स के यूनियन मिनिस्टर है मनसुख लाल मंडाविया, तो मनसुख लाल मंडाविया जी गए थे जॉर्डन के विजिट पे, और जॉर्डन के विजिट पे ही उन्होंने, ये जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के, क्या नाम है? डॉक्टर मनसुख लाल मंडाविया। तो उन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया है किसके साथ? जॉर्डन के साथ। किसके लिए? फॉर द सप्लाई ऑफ फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक फर्टिलाइजर। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नए टाई-अप्स करने पड़ रहे हैं? नए टाई-अप्स इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से जो चेन सप्लाई है वो बहुत सारी चीजों की पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड है। इसी की वजह से आप देख रहे हैं ऑयल क्राइसिस है। इसी की वजह से भारत ने भी वीट के ऊपर जो एक्सपोर्ट जो होता था वीट का, उसके ऊपर बैन लगा दिया है। साथ ही साथ कॉटन को भी लेकर काफी चर्चा चल रही है। तो इसी वजह से जॉर्डन के साथ नया एमओयू साइन किया है किसने? मनसुख लाल मंडाविया जी ने, जो कि क्या है हमारे देश में यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो कई लोगों का आंसर गलत था एक्सेप्ट निधि यादव जी। निधि यादव जी, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया था, मुझे पूरी तरीके से याद है। सो वेल डन, वेरी नाइस। अब यहाँ पे देखेंगे जॉर्डन की जो हम बात कर रहे हैं, जॉर्डन कैसी कंट्री है? जॉर्डन एशियन कंट्री है या कोई और कंट्री है? यानी कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करती है? तो जॉर्डन आपकी एशियन कंट्री है। कोई बताएगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन? जी अलका कुमारी जी वेरी गुड मॉर्निंग, प्रीति सोनी जी वेरी गुड मॉर्निंग, सुनीता पुनिया जी वेरी गुड मॉर्निंग, एंड अनुज कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लगा मेरा रिचार्ज ही खत्म हो गया। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा जॉर्डन किस कॉन्टिनेंट में लाई करती है। जॉर्डन जो है वो आपकी एशियन कॉन्टिनेंट में ही लाई करती है। अब यहाँ पे देखेंगे हम अगला प्रश्न क्या है, या फिर कहें कि अगली न्यूज हमारी क्या है। तो हमने कल आपसे एक न्यूज डिस्कस की थी एपेक के बारे में। एपेक क्या था आपका? एपेक का फुल फॉर्म क्या था? कोई बताएगा? कल ही बताया था, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये देखिएगा इसकी ट्रेड मिनिस्टर्स की अभी मीटिंग हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि जैसे ही ट्रेड मिनिस्टर ऑफ रशिया अपना भाषण देने आए थे, वैसे ही क्या हो गया था? जैसे ही रशिया के ट्रेड मिनिस्टर भाषण देने आए, वैसे ही वहां पे पांच देशों के जो मंत्री थे वहां से वॉकआउट कर गए, यानी बाहर आ गए। और जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ या ओवर हुई उनकी स्पीच, वैसे ही वो वापस मीटिंग उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो ये एशियन और पैसिफिक रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं, उनके बीच में ये सम्मेलन होता है एक दूसरे को आर्थिक तौर पे सहायता देने के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि एपेक व्यापार मंत्रियों की बैठक ये किस देश में आयोजित की गई थी? ए इन जापान, यानी जापान में, बी थाईलैंड में, सी इंडोनेशिया में, या फिर डी चिली में। जी कीप आंसरिंग। और आज से हमारे जो सीयूईटी के कैंडिडेट्स हैं, या कहें कि जिनको अभी ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एंट्री लेनी है, एडमिशन लेना है, तो उनके लिए सीयूईटी क्वालिफाई करना मस्ट होगा, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो उसके लिए हमारी क्लास 12 के चैनल पे भी आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं, जो कॉमर्स के हैं, जो आर्ट साइड के हैं, सारी की सारी स्ट्रीम्स की क्लासेस लाइव चल रही हैं। जी प्रदीप जी नमस्कार। चलिए आप बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? नोएडा में। नोएडा में क्या है भाई? नोएडा में तो नहीं कुछ, ये मीटिंग नोएडा में होगी। जी अलका जी बेस्ट ऑफ लक। कविता, अच्छा कविता जी का आज एग्जाम है। कल दिव्या राय जी का एग्जाम था सीएचएसएल का, आज बताया नहीं। दिव्या राय जी आप कहाँ हैं? बताइए तो कैसा हुआ एग्जाम? इतनी विशेष आपको यहाँ से मिली थी, है ना? लग रहा है ऐसा ही।
अच्छा चलिए अब आंसर करिएगा यहाँ पे कि एपेक ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड इन विच कंट्री, यानी एपेक व्यापार मंत्रियों की बैठक हुई किस देश में थी। जी क्या पता, नहीं आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आंसर आप लोगों को पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या है। द राइट आंसर इज थाईलैंड। थाईलैंड कैसी कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ना, तो वहीं पर ये ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग अभी हेल्ड हुई थी। यहाँ पे देखिएगा एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग किस दिन थी, 21 मई 2022 को। was a 2-day meeting that was held in Bangkok. Bangkok is the capital of Thailand और थाईलैंड की करेंसी क्या है, बात। ठीक है, इन दिस मीटिंग डिस्कशंस वर हेल्ड ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इन पोस्ट कोविड 19 वर्ल्ड। अब ये आपको बता दें कि बेसिकली ये जो मीटिंग की गई थी, ये किस लिए की गई थी, ये मीटिंग इसलिए थी कि पोस्ट कोविड 19 के बाद, यानी कि पोस्ट कोविड 19 का मतलब ही है कि आफ्टर दी कहा जाए जो पैंडेमिक सिचुएशन थी उससे पूरी तरीके से कहा जाए कि मुक्ति पाने के लिए, या इकोनॉमिक क्राइसिस जो जगह जगह देखने को मिल रही थी लॉकडाउन्स की वजह से, उनके बाद कौन से मेजर स्टेप्स लिए गए इकोनॉमी को रिसाइकल कराने के लिए, तो उसी के लिए ये ट्रेड मीटिंग की गई थी। एक तो ये रीजन है, और दूसरा रशिया का पूरे वर्ल्ड में सैंक्शन होने की वजह से बहुत सारी जो सप्लाई चेन थी वो फुली डिस्टर्ब चल रही है, जिसकी वजह से कहीं पे बहुत ज्यादा क्राइसिस है तो कहीं किसी का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए ये मीटिंग आपकी की गई थी एपेक की। रितेश राठौर जी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग आज आंसर नहीं कर रहे, क्या बात है, कोई बताएगा व्हाट्स द प्रॉब्लम। अभी तक मेरे पास एक भी आंसर नहीं आया है, सिर्फ आपस में चैट ही हो रही है ना, मैं देख रही हूँ। रंजीत यादव जी वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से बताइएगा। इन विच ईयर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन was founded, यानी कि किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी एपेक की। ए इन 1986, बी इन 1989, सी इन 1998 या फिर डी इन 2002। इसकी स्थापना कब की गई थी। जी माँ सुशीला ज्ञान चैनल, माँ सुशीला, ठीक है हम आपको सुशीला ही बोलते हैं। गुड मॉर्निंग सुशीला जी एंड रंजीत जी, गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। चलिए अब आंसर करिएगा, कॉन्सेंट्रेट करिए यहाँ पे क्लास में, कॉन्सेंट्रेट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिएगा। महावीर प्रजापति जी वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बताइएगा कि किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी। निधि यादव, आंसर नहीं आ रहा है अभी तक, आंसर फटाफट से बताइए तो फिर आगे बढ़ते हैं। और जैसे कल एक कहानी बताई थी, मेरे मन में है कि आज एक एक चीज और आपको डिटेल में बताई जाए, लेकिन अगर टाइम हमारे पास बचेगा तो ही ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, इसलिए आप आंसर जरूर करिए, ठीक है। आर्ट्स बीएससी, क्या बात है, आज कुछ आंसर नहीं आ रहे। चलिए हम आपको बताते हैं, बी इज द राइट आंसर। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या है हमारा, उससे पहले कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि जब हम एपेक की बात कर रहे हैं तो एपेक बेसिकली है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एपेक वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1989। पहली बात तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1989। किस लिए की गई थी, टू डिस्कस ऑन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एक दूसरे से आर्थिक सलाह के लिए इसकी स्थापना की गई थी कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को और अच्छा किया जा सकता है, यानी ट्रेड रिलेशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है बाय द कंट्रीज ऑन द पैसिफिक रिम। पैसिफिक रिम का मतलब क्या है, पैसिफिक के ओशन के किनारे किनारे जितनी भी कंट्रीज हैं, जापान हो गया आपका, कनाडा हो गया, थाईलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, ये सारी कंट्रीज है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। मैम सो गई क्या, आज कुछ प्रॉब्लम है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटते हैं। क्या चल रहा है, मैं कहूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा है, मतलब इतने बच्चे आए सब चले गए होंगे।
चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, एक एक चीज क्लियर करिएगा, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है या फिर सारी चीजें ठीक है या नहीं है? वैसे चलिए, अगर सब कुछ ठीक है जरा एक बार थम्स अप करिएगा, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इफ एवरीथिंग इज ओके देन प्लीज गिव मी द साइन ऑफ थम्स अप, तभी हम स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को क्या हुआ? चलिए, अभी थम्स अप नहीं आ रहा है। ओके मैम, गुड मॉर्निंग मैम। आप लोग से मैंने एक चीज कही है, जरा एक बार थम्स अप करिएगा, क्लास आपको शो हो रही है या नहीं हो रही है? चलिए चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, हम एपेक की बात कर रहे थे कि एपेक फाउंड कब किया गया था। एक थम्स अप आया, यानी कि सारी चीजें ओके हैं। केवल अकेला मैं ही दिख रहा हूँ। जाट, पुष्यमित्र तंवर, प्रदीप, दीपांशु रावत, दिनेश कुमार, सुनीता पुनिया, ऋषि, कुलदीप, सुनीता, अलका कुमारी जी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से हम वापस कर लेते हैं। यहाँ पे बताइएगा, क्वेश्चन अभी दूसरा ही है। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। यहाँ पे बताइएगा, इन विच ईयर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन वाज फाउंडेड। कल मैंने एपेक की बात की थी। एपेक जो है वो पैसिफिक ओशन के किनारे किनारे जितनी भी कंट्रीज हैं उसकी रिम पर, उसको कहते हैं रिम कंट्रीज, तो उनका एक ग्रुप है। तो अब बताइएगा, ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया था। ये पूछा था कि ये मीटिंग जो है, ये 2 डेज की मीटिंग थी, ये किस देश में हुई थी? तो उसका आंसर था थाईलैंड। लेकिन शायद उस समय क्लास कुछ इंटरप्ट थी, जिसकी वजह से आप ये क्वेश्चन नहीं देख पाए हैं। कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं उस क्वेश्चन का आंसर क्या था। थाईलैंड, ठीक है? तो थाईलैंड में वो कंडक्ट हुई थी। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि इन विच ईयर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन वाज फाउंडेड, यानी कि ये फाउंडेशन जो बनाया गया है, ये कॉर्पोरेशन जो बनाया गया है, किस ईयर में इसकी स्थापना की गई थी? ए इन 1986, बी इन 1989, सी इन 1998 या फिर डी इन 2002। सो कीप आंसरिंग, बताइएगा, जल्दी से आंसर करिएगा। और हमारी ये जो क्लास है आज की, ये आपकी सीयूईटी पे भी चल रही है। तो जिन लोगों की क्लास छूट गई है, आई थिंक जो हमारा जो क्लास 12th का चैनल है, यानी कि ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट क्लास 12, उस पे भी ये क्लास हमारी चल रही है पीसीए की, और रेगुलर ऐसे ही चलेगी 7 AM पे। यानी जो हमारे सीयूईटी के कैंडिडेट्स हैं जिनको ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है, उनके लिए भी अब ये क्लास अवेलेबल होगी क्लास 12th पे भी। यानी आप इस चैनल पे भी देख सकते हैं और क्लास 12th पे भी देख सकते हैं, दोनों जगह पे आपको ये विजिबल होगी, ठीक है जी? दिनेश कुमार जी ए, बट द राइट आंसर इज बी। 1989 में, 1989 में ये इसकी स्थापना की गई थी एपेक की, ठीक है? अब देखिएगा, एपेक को फाउंड क्यों किया गया था, यानी कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इट वॉज फाउंडेड इन 1989, यानी 1989 में की गई थी। किस लिए? टू डिस्कस इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड फ्री ट्रेड बाय द कंट्रीज ऑन द पैसिफिक रिम। पैसिफिक रिम का मतलब क्या है? ये है पैसिफिक रिम। तो इसके किनारे किनारे जितनी भी कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में आपस में आर्थिक सहयोग कैसे किया जा सकता है, व्यापार को कैसे एनहेंस किया जा सकता है, ट्रेड रिलेशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, एशियन पैसिफिक रिम पर, यानी कि इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए एपेक की स्थापना की गई थी, ठीक है? दीज कंट्रीज कवर 60% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्लोबली। और आपको बता दें, ये जो एपेक में जितनी भी कंट्रीज हैं, पूरी दुनिया का 60% अकेले जीडीपी इनके द्वारा जनरेट किया जाता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिर्फ एपेक कंट्रीज के ही द्वारा, ठीक है? एंड
अराउंड 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पूरी दुनिया का 40% जो जनसंख्या है पूरी दुनिया की, वो भी इन एपेक कंट्रीज में ही है, ठीक है। एंड अबाउट 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम, और पूरे विश्व भर में जितना भी ट्रेड होता है, जितना भी व्यापार होता है, उसका 30% अगर देखें, सॉरी 50% अगर देखें तो इन एपेक कंट्रीज के ही बीच में किया जाता है। तो याद रखिएगा 60% जीडीपी ये कवर करते हैं, 40% ये आपकी पॉपुलेशन कवर करते हैं, और 50% ये पूरा ग्लोबल ट्रेड कवर करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने काफी वेट किया है, मुझे पता है, मुझे आपकी चैट शो हो रही थी, लेकिन आज कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जिससे कि जो हमारे सीयूईटी के बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि मैम सीयूईटी के लिए भी अलग से करंट अफेयर भी उसमें जुड़वाइए, तो उसी के एक्सपेरिमेंट की वजह से शायद स्टार्टिंग में आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन मुझे उस चैनल के माध्यम से आपकी सारी चैट दिख रही थी। कविता जी को काफी बेस्ट ऑफ लक विश किया गया है। कविता जी, मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद आज आपका एग्जाम है, ठीक है। तो अब मेरी तरफ से भी आपको ऑल द बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस क्रैक करके आए अगर आपका एग्जाम है। लेकिन मैंने सबकी चैट देखी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने किसी की बातें नहीं देखी है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, फटाफट से आंसर करिएगा। हाउ मेनी मेंबर नेशंस आर देयर इन एपेक? एपेक में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? ए 15, बी 19, सी 21 एंड डी 27। मैं बहुत देर से देख रही थी चैट, ठीक है जी। विकास जी गुड मॉर्निंग, एंड दीपांशु रावत, चलिए ओके पढ़ो। हाँ, दीपांशु जी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि आप पढ़ो, ठीक है। आप लोगों को बहुत बात करने का मौका मिल गया था पिछले आई थिंक 10 से 11 मिनट में, है ना। अब नहीं बात करना है, अब फटाफट से आगे बढ़ेंगे, और अगर टाइम मिलेगा तो कल की तरह एक आज और आपको एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री या कहीं स्टोरी सुनाने वाले हैं, ठीक है जी। कविता जी थैंक्स मैम। चलिए बताइएगा, हाउ मेनी मेंबर नेशंस आर देयर इन एपेक? एपेक में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? विकास जी का आंसर आ रहा है 21, एंड विकास कुमार अर्चना जी थर्ड का सी। अलका कुमारी जी क्या पढ़ने गई थी? निधि यादव जी 21, स्वीटी सिंह जी सी। द राइट आंसर इज सी, यानी कि टोटल इसमें कितने नेशंस हैं? इसमें टोटल 21 कंट्रीज हैं, और सारी की सारी कंट्रीज कहाँ पे आती हैं? एशिया पैसिफिक रीजन में, यानी कि इतनी ही दूर में आती हैं। अब देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज है आपकी। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया है, जापान है, यूएसए है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है, चाइनीज है, वो चाइनीज ताइपे, और हांगकांग है, मैक्सिको है, चाइना है, चिली है, पपुआ न्यू गिनी है, पेरू है, रशिया है, और वियतनाम है, ठीक है। तो ये सारे 21 देशों का ये ग्रुप है। चलिए फटाफट से देखते हैं अपनी अगली न्यूज क्या है, बताइएगा। इसके लिए भी बिल्कुल रेडी हो जाइए। लोकनाथ जी वेलकम। अब बताइएगा, रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द नेशनल पोर्टल फॉर बायोटेक रिसर्च एंड स्टार्टअप्स? अभी हाल ही में हमारे देश में हमारे देश के किस यूनियन मिनिस्टर ने हाल ही में क्या लॉन्च किया है? एक पोर्टल। अब पहले इस पोर्टल का नाम सुन लीजिए और फिर हम आपको बताते हैं ये पोर्टल क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है, ये पोर्टल क्यों इतना अच्छा है, ठीक है। तो बताइएगा, फॉर बायोटेक रिसर्च एंड स्टार्टअप्स, बायोटेक से रिलेटेड यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या जो शोधकर्ता होते हैं यानी जो रिसर्चर्स होते हैं, वो जब स्टार्टअप करते हैं यानी कि वो कुछ नया करना चाहते हैं, तो उनको हेल्प नहीं मिलती है, वो डायरेक्ट उनको असिस्टेंस नहीं मिल पाती है, तो इसीलिए एक पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है कौन से यूनियन मिनिस्टर जी ने इसे लॉन्च किया है, किस केंद्रीय मंत्री ने? ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी भूपेंद्र यादव, सी मनसुख लाल मंडाविया, या फिर डी महेंद्र नाथ पांडे। तो किसने इसे लॉन्च किया है जी? कीप आंसरिंग। दीपांशु रावत सी, स्वीटी सिंह सी, ऋषि सी, प्रदीप जी। अब बताइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर स्टेप है किस चीज के लिए? क्योंकि ये जितने भी बायोटेक से रिलेटेड जो कहा जाए नए नए, अब आपको क्या पता है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति, उसमें ये सारी चीजों का ध्यान रखा गया है कि क्लास
मतलब स्टार्टिंग से ही बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाए। तो बच्चों को लगातार कॉलेजेस में, स्कूल्स में क्या किया जा रहा है, नई नई टेक्निक से प्रैक्टिकली चीजों को पढ़ाया जा रहा है। अब वो जब बन के तैयार हो जाएंगे, या फिर कहें कि वो अपनी पूरी नॉलेज या प्रैक्टिकली सारी चीजें सीखते हुए आएंगे, तो उनके लिए तो कुछ नए एम्प्लॉयमेंट भी तो होने चाहिए, उनके लिए अवसर भी तो होने चाहिए। तो इसीलिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि बायोटेक के जो रिसर्चर्स होंगे या जो स्टार्टअप कर रहे होंगे, यानी जो शुरू कर रहे होंगे, उनके लिए ऑनलाइन असिस्टेंस अवेलेबल होगा, यानी डायरेक्ट उनको कई तरीके से फैसिलिटेट किया जा सकेगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी आंसर आ रहा है सभी का, लेकिन राइट आंसर है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह कौन है, कोई बताएगा? कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास? साइंस वाली, ठीक है। तो साइंस एंड यहाँ पे देखिएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री जितेंद्र सिंह जी के पास है, इसीलिए उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये इस पोर्टल को, इस पोर्टल का क्या नाम है? सिंगल नेशनल पोर्टल फॉर बायोटेक रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स। यानी जो भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या जो भी ऐसे नए रिसर्चर्स होंगे, उनके लिए काफी सुविधा होने जा रही है। तो जितेंद्र सिंह है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। अब अच्छा, एक चीज और देख लीजिए कि इसका मकसद क्या है या इसका उद्देश्य क्या है। वैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, दिस पोर्टल नेम्ड बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल, यानी कि इसका अगर शॉर्ट में नाम देखें तो क्या है? बायो रैप। बायो रैप। अब इसमें डबल आर क्या है? डबल आर देखिएगा, रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल, ठीक है। अब ये अप्रूवल पोर्टल है। यहां से एक चीज समझिएगा, रैप में जो आपको ए दिख रहा है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब ये अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पहले आपको अगर अप्रूवल चाहिए, जिस अप्रूवल जैसे ही मिलेगी तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत तरीके की हेल्प हो जाएगी, यानी गवर्नमेंट से कई सारी की असिस्टेंस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कोई गलत तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई एक्सप्लोजन का ही इक्विपमेंट बना रहे हैं, कोई एक्सप्लोजन यूनिट तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए तो अप्रूवल नहीं मिलेगी ना। तो आप कह दें कि नहीं ये भी तो साइंटिफिक रिसर्च है, नहीं। तो इसीलिए आपको ये अप्रूवल देगा ये पोर्टल, जब आप उस पर जाके सारी चीजें अपनी फीड करेंगे, ठीक है। विल बी क्रिएटिंग टू द नीड्स ऑफ ऑल दोज, ये उन सब के लिए है, उन लोगों को ये कैटरिंग, यानी कि ये किन लोगों को फैसिलिटेट करेगा? इट विल कैटर द नीड्स ऑफ ऑल दोज seeking regulatory approval for biological development and research in India। जो बायोलॉजिकल और कहा जाए बायोटेक से रिलेटेड जो रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए ये अप्रूवल देने का काम करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, रिसेंटली इन विच स्टेट द हंसा एनजी एयरक्राफ्ट हैज बीन टेस्टेड। अभी हाल ही में किस राज्य में, हंसा भी बोल रहे हैं लोग, इंग्लिश में हंसा बोल रहे हैं, हिंदी में हंस बोल रहे हैं, ठीक है। तो हैंस एनजी विमान का परीक्षण किया गया है। ये जानते हैं क्या होता है? ये हैंस एनजी जो है, ये एक, एनजी का क्या मतलब है? एनजी का मतलब है न्यू जनरेशन। क्या मतलब है? न्यू जनरेशन। तो ये न्यू जनरेशन का हंस है, जो कि लोगों को, जो लोग सेना में नए नए भर्ती होते हैं या कहें कि नए लोग आते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये 2 सीटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी लाई गई है अभी, इसीलिए इसके नाम के आगे एनजी जोड़ दिया गया है, न्यू जनरेशन। तो अभी इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है। ये 2 सीटर एयरक्राफ्ट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग दी जाती है एयरक्राफ्ट को उड़ाने की, यानी कि उसको कहा जाए कि किस तरीके से इसको प्रॉपर मैनेज किया जाता है या फिर कैसे आप फ्लाई करेंगे। तो ये टेस्टिंग अभी किस राज्य में हुई है? ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, या फिर डी केरल। जी कीप आंसरिंग। अजमत अली जी कह रहे हैं ए होगा, एंड प्रदीप ए, विकास कुमार अर्चना जी डी, प्रदीप बी, एंड प्रीति सोनी यस मैम। तो इसमें जो है ट्रेनिंग दी जाती है। ये 2 सीटर होती है, एक सिखाने वाला होता है और एक सीखने वाला। तो सिखाने वाला सिखाता है। तो इसमें अभी नई जनरेशन आई है हंस की, जिसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है। तो ये कहां पर हुई है? लोकनाथ जी कह रहे हैं बी होगा, यानी कि कर्नाटक। विकास बगारती सी, कविता बी, एंड स्वीटी सिंह बी, लोकनाथ बी। द राइट आंसर इज बी, ठीक है। तो कर्नाटक में इसकी टेस्टिंग अभी की गई है। आप देखते हैं
यहाँ पे वही सेम चीज आपकी यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, मैंने ऑलरेडी वैसे बताया है, बट देख लेते हैं। हंसा एनजी द न्यू जनरेशन 2-सीटर फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ये क्या है? 2-सीटर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है, कंप्लीटेड द इन फ्लाइट इंजन रिलाइट टेस्ट, यानी कि ये कितना रिलायबल है, इसकी जो टेस्टिंग हुई उसमें ये सक्सेसफुल रहा। द टेस्ट वाज कंडक्टेड एट द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में इसको टेस्ट किया गया, यानी जो भी टेस्टिंग की रेंज होती है, फैसिलिटी ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसकी ये जो सेंटर है ये बनाया किसने? क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड है तो इसको बनाया है डीआरडीओ ने, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके चीफ कौन है? जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। ठीक है, तो कर्नाटक में इसको अभी लॉन्च किया गया, टेस्ट किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसेंटली रिलीज एसएसआर गाइडलाइंस, अभी हाल ही में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री कौन है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बायोटेक्निकल वाले में बताया था आपको, बायोटेक रिसर्च वाले में, अप्रूवल वाले में जो पोर्टल आया है, तो फिर से जरा बताइएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो उन्होंने ही एक गाइडलाइन भी जारी की है, एसएसआर। कौन सी गाइडलाइन? एसएसआर। आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसआर। एसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? ए साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी सोशल सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी स्टेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर डी स्टेट सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एसएसआर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हम आपको बताएंगे इसका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का प्रोस्पेक्टिव क्या है, क्यों इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं हिट किया है तो फटाफट से लाइक बटन जरूर हिट कर दीजिए, जिससे कि प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको अपकमिंग क्लासेस की मिलती रहे, ठीक है। राम अवतार कश्यप जी का आंसर आ रहा है जितेंद्र सिंह। तो एसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? जो अभी नई गाइडलाइन इसकी जारी की गई है, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर स्टेट सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, मुझे लग रहा है ज्यादा लोगों को पता नहीं है, और हमारे जो आज क्लास 12 के चैनल पे जो बच्चे देख रहे हैं, यानी जो सीयूईटी के कैंडिडेट्स हैं, वो भी लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक जरूर कर दें, जिससे कि आपको जितनी भी क्लासेस हो रही हैं सीयूईटी की, उन सब का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अलका कुमारी जी का आंसर आ रहा है ए, विकास बगारती जी ए, एंड ऋषि ए, स्वीटी सिंह ए, लोकनाथ ए, एंड कविता जी बी। लिख कर काट दिया है, कोई बात नहीं, द राइट आंसर इज ए, सो साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जानते हैं? एक गाइडलाइन जारी की गई है कि अब से जो जितने भी साइंटिस्ट वगैरह हैं, जो नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या नई चीजों का इनोवेशन कर रहे हैं, यानी कि नई नई टेक्निकल चीजों को लेकर आ रहे हैं, अब उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो जो भी चीज लेके आएंगे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए, यानी कि सोशली लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिससे जो सोसाइटी में डिफरेंस हो, या फिर सोसाइटी के लिए खतरा हो, या सोसाइटी में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन लेकर आए, ऐसी कोई चीज नहीं बनानी है। तो इसीलिए साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई गई है। और दूसरी बात, वो अपने प्रयोगों में कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसी हार्मफुल चीजों का प्रयोग ना करें जिससे कि एनवायरनमेंट को खतरा हो, जो कि सोशली कहा जाए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पृथ्वी का ध्यान रखें, आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी गैस का या फिर कहीं के ऐसे एलिमेंट का प्रयोग कर रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए थ्रेटेड है, यानी खतरा है, थ्रेट है उससे, ठीक है। तो फिर आपको इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र कुमार सिंह जी ने, उन्होंने एसएसआर लॉन्च किया है। एसएसआर यानी कि एक नई गाइडलाइन दी है कि जो भी एक्सपेरिमेंट या जो भी नई चीजें डिस्कवर की जाएंगी या इनोवेट की जाएंगी, उनको सोशली भी कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि समाज के लिए भी वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम रिसर्च करते जा रहे हैं और इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं कि सोसाइटी पर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है या इन्फ्लुएंस क्या है। आप देखिएगा अगला प्रश्न क्या है हमारा, recently which state has approved the new guidelines for the implementation of इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने
जो है नई गाइडलाइन लाई है, किसको लेकर? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में। ए मध्य प्रदेश सरकार ने, बी राजस्थान सरकार लाई है, सी छत्तीसगढ़, या फिर डी केरल। जी कीप आंसरिंग, फटाफट से आंसर दीजिएगा। और जितने लोग क्लास नहीं देख पाए हैं या किसी वजह से उनकी क्लास छूट गई है, आप बाद में जरूर कंटिन्यू करिएगा, ठीक है? और जरूर देखिएगा, आज कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप कल से फिर से हम लोग ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन और भी ज्यादा तैयारी के साथ, और भी ज्यादा समय के साथ, ठीक है? आज थोड़ा सा समय कम हो गया। सुनीता पुनिया जी बी, लोकनाथ जी बी, कविता जी बी, यानी कि सभी को लगता है बी है राजस्थान। बिल्कुल सही है। आपको एक हिंट भी मिल गया होगा, क्योंकि इसमें नाम किसका लिखा है? इंदिरा गांधी, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया होगा। तो आप बताइए, मध्य प्रदेश में पहले तो थी सरकार, अब तो नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में अभी है, राजस्थान में भी अभी है, केरल में मिली जुली है, ठीक है, लेकिन केरल में भी प्योरली नहीं है। तो देखा जाए क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या है आपका? राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने अभी, ये इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार योजना है, ये अभी नहीं आई है। जब राजस्थान ने फरवरी में अपना बजट पेश किया था, उसी वक्त इस योजना को लॉन्च किया था। लेकिन अभी इसमें नई कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, उसमें कुछ नए, कहा जाए कि नई चीजों को इंक्लूड किया है। अब देखेंगे यहाँ पे, जब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की और मुख्यमंत्री जी ने ही इसे लॉन्च किया है, तो आपको बताना है हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं कौन? ए सचिन पायलट, बी कमलनाथ, सी दिग्विजय सिंह, या फिर डी अशोक गहलोत। जी कीप आंसरिंग। अब बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? लाइक बटन जरूर हिट कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। जो सीयूईटी, जो क्लास 12 पे देख रहे हैं वो भी, और जो हमारे मेन चैनल पे देख रहे हैं वो भी, ठीक है जी। प्रदीप जी का आंसर आ रहा है बी, स्वीटी सिंह डी, राम अवतार कश्यप डी, सुनीता पुनिया डी, अलका कुमारी, अशोक गहलोत, निधि यादव जी डी, ऋषि डी। बिल्कुल सही है। तो अशोक गहलोत जी हैं मुख्यमंत्री कहाँ के? राजस्थान के। वैसे हमारे पास क्वेश्चंस अभी और भी हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, recently union finance minister has announced to provide an additional fertilizer subsidy। आपको पता है कि फर्टिलाइजर्स बहुत महंगे हो रहे हैं। क्यों महंगे हो रहे हैं? क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर की वजह से जो चेन सप्लाई है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड है। इसी वजह से मैंने जो कल का क्यूओडी पूछा था, शायद आप लोग नहीं सुन पाए हैं, ठीक है? तो क्यूओडी में क्या क्वेश्चन था? यही क्वेश्चन था ना कि इंडिया ने अभी हाल ही में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं फर्टिलाइजर्स को लेकर? तो उसका आंसर क्या था? जॉर्डन। सबने गलत दिया था, हम फिर से बता देते हैं। केवल निधि यादव जी का आंसर सही था, बाकी सभी ने, ज्यादातर लोगों ने नेपाल आंसर दिया था, बट द नेपाल वाज द राइट रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर वाज जॉर्डन। जॉर्डन कैसी कंट्री है? जॉर्डन आपकी एशियन कंट्री है, जो अरेबियन पेनिनसुला है उसी में आपके पड़ती है, ठीक है? तो उसी की वजह से बहुत सारा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिस्टर्ब है किसकी चेन? आपकी सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो गवर्नमेंट ने अभी सब्सिडी देने की बात कही है, एडिशनल सब्सिडी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी है, ठीक है, लेकिन अभी उसमें ऐड किया है। आपको बताना है कितना ऐड किया है। ए 30 लाख करोड़, बी 60 लाख करोड़, सी 90 लाख करोड़, या फिर डी 1.10 लाख करोड़, यानी कि 1,10,000 करोड़। जी कीप आंसरिंग। राजस्थान से ही हैं हम। अच्छा अलका कुमारी जी, आप राजस्थान से हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, एंड सुनीता मुनिया, सुनीता पुनिया जी, यस। अलका, कविता, प्रदीप, प्रदीप जी क्या कह रहे हैं? आपका सिंबल हमको आपने जो भी इमोजी भेजी है वो मुझे समझ नहीं आई। विकास बगाड़ती डी, ऋषि डी, निधि यादव डी, स्वीटी सिंह डी, प्रदीप डी, कविता डी, एंड डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आपको बता दें, 1,10,000 करोड़ का जो है नया, कहा जाए एक सब्सिडी और ऐड की गई है। सब्सिडी का क्या मतलब होता है? सब्सिडी का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, फॉर एग्जांपल कि ये एक बोरे जो डीएपी होती है, यानी जो फर्टिलाइजर होता है, ये जिसे क्या बोलते हैं, उर्वरक
क्या बोलते हैं, उर्वरक ही तो बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो 100 रुपए का मिलता है मार्केट में, लेकिन अब अचानक से इसके प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हो गए या नहीं भी हाइक हुए, तो गवर्नमेंट आपको राहत देने के लिए ये खरीदती तो 100 ही रुपए में, लेकिन आपको दे रही है 50 रुपए में, यानी कि इसकी प्राइस नहीं कम हुई है। बियर कौन करेगा आपकी तरफ से वो 50 रुपए बियर करेगी, यानी सहन कौन करेगा, सरकार, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट ने अभी फर्टिलाइजर्स में 1,10,000 करोड़ का एडिशनल कहा जाए सब्सिडी असिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो इसको अनाउंस किसने किया है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे देश की, निर्मला सीतारमन जी। और निर्मला सीतारमन जी ही पहली महिला वित्त मंत्री भी हैं, इनसे पहले कोई भी महिला वित्त मंत्री नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आने वाला है। बताइएगा, पीके कश्यप जी वेरी गुड मॉर्निंग। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन फीचर्ड ऑन टाइम 100। अभी टाइम मैगजीन आपको पता है, अच्छा कोई बताएगा टाइम मैगजीन इज रिलीज्ड बाय विच कंट्री, ठीक है। तो कौन सा देश टाइम मैगजीन रिलीज करता है, या फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो टाइम 100 अभी आई थी, जो कि कैसी लिस्ट थी, इन्फ्लुएंशियल पीपल्स की थी, यानी कुछ ऐसे जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व के जो सबसे प्रभावकारी लोग रहे, यानी कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली, जिनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पूरी दुनिया पे लास्ट ईयर देखने को मिला है। तो 2022 की ये टॉप 100 की लिस्ट आ चुकी है। तो इसमें किस इंडियन को शामिल किया गया है, इनमें से कौन शामिल किया गया है, ए निर्मला सीतारमन, बी मुकेश अंबानी, सी गौतम अडानी, या फिर डी रतन टाटा, किसको इंक्लूड किया गया है। मैम जी आप नाम लेती हो, पढ़ने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छा धन्यवाद कविता जी। अब यहाँ पे बताइएगा जो टाइम की अभी 100 की लिस्ट आई है, किस चीज की, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के सबसे प्रभावशाली लोगों में इनमें से किस इंडियन को शामिल किया गया है, ए निर्मला सीतारमन, बी मुकेश अंबानी, सी गौतम अडानी, या फिर डी रतन टाटा। जी कीप आंसरिंग, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निधि यादव जी कह रही गौतम अडानी, प्रदीप जी डी, स्वीटी सिंह सी, विकास बगारती सी, सुनीता पुनिया सी, विकास कुमार अर्चना जी सी, बिल्कुल सही है आंसर, गौतम अडानी को शामिल किया गया है। क्यों, क्योंकि मुकेश अंबानी को अभी 5 मई को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है टू बी द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। अभी इस समय भारत के सबसे धनी व्यक्ति कौन है, भारत के अगर देखा जाए तो गौतम अडानी ही है, इसीलिए टाइम मैगजीन ने इनको टॉप 100 में शामिल किया है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड एक दो फैक्ट और भी आपको पता होने चाहिए, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। बेसिकली अडानी जी का काम क्या है, अडानी जी पोर्ट वगैरह बनाते थे, है ना, जैसे कि सी पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट, इसीलिए इन्होंने कितने सारे पोर्ट खरीद भी लिए हैं गवर्नमेंट से, जिनका प्राइवेटाइजेशन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा गौतम शांतिलाल इज द चेयरमैन, इनका पूरा नाम यही है, गौतम अडानी है, एंड फाउंडर ऑफ द अडानी ग्रुप, ये अडानी ग्रुप के फाउंडर हैं, अहमदाबाद में बेस्ड है इनकी फाउंडेशन, ठीक है। ये किसमें डेवलपमेंट, यानी कि इनका जो मेन कोर बिजनेस क्या है, पोर्ट डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस इन इंडिया, भारत में पोर्ट वगैरह को डेवलप करना, यानी बंदरगाह बनाना, एयरपोर्ट बनाना, सी पोर्ट्स बनाना, ठीक है, इन सब में ये वर्क करते हैं। एंड एज ऑफ 5 मई 2022, यानी कि अगर हम 5 मई 2022 के साथ से देखें, he is the richest man in Asia and India। अब एक फैक्ट और देखिएगा, इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के साथ पूरे एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति या धनी व्यक्ति हैं, कौन, गौतम अडानी। और इन्होंने किसको सरपास किया है, यानी किसको पीछे छोड़ा है, ही सरपासिंग मुकेश अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। इनकी जो पूरी नेटवर्थ है वो कितनी है, 108 बिलियन यूएस डॉलर, कितनी है, 108 बिलियन यूएस डॉलर है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग, एंड मेकिंग हिम द 6th richest पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। और इसी के साथ ये पूरी दुनिया के भी 6ठे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हैं। भारत में अगर देखें तो भारत में 3रे नंबर के हैं, भारत में पहले नंबर के हैं, और पूरे विश्व में
6ठे नंबर पे हैं। और इस समय पूरे विश्व में सबसे धनी कौन है? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास क्वेश्चन और भी थे, लेकिन समय की कमी को देखते हुए हम लोग रिवीजन जरूर करते हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन रिवीजन का भी कर लेंगे, मौका मिलेगा तो 2 कर लेंगे। बताइएगा, रिसेंटली, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, रिसेंटली डैश मेड इंडियाज फर्स्ट 5G कॉल, यानी कि रिसेंटली हु मेड द फर्स्ट 5G कॉल ऑफ इंडिया। भारत में अभी 5G टेस्टिंग की गई है, उसके लिए 5 जगह पर टेस्ट बेड्स बनाए गए हैं, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उसे लॉन्च भी कर दिया है। तो आपको बताना है ये पहली जो 5G कॉल थी ये किसने की थी? ए पीएम नरेंद्र मोदी, बी अश्विनी वैष्णव, सी पीयूष गोयल, या फिर डी अमित शाह। जी कीप आंसरिंग। गौतम शांतिलाल अडानी। जी विकास जी क्या कह रहे हैं? मैम आज की क्लास में मेरा आत्मविश्वास गिरा हुआ है क्योंकि आप मुझ पे ध्यान नहीं दे रही हैं। अरे बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, क्यों नहीं, सभी का आंसर देखते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ कोई आंसर स्किप हो जाता है तो अलग बात है, अदरवाइज सबका आंसर देखा जाता है। जी अलका कुमारी बी, राम अवतार कश्यप बी, प्रदीप बी, कविता बी, विकास बगारती बी, सुनीता बी, मोहित गौतम बी। मोहित आप लेट हो गए। एंड लोकनाथ बी। द राइट आंसर इज बी, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अश्वनी वैष्णव हमारे देश में क्या है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के भी तो मिनिस्टर है, यानी आईटी के मिनिस्टर कौन है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अश्वनी वैष्णव। तो इसीलिए इन्होंने ही पहली कॉल की थी। वैसे अश्वनी वैष्णव के पास 2 और भी मंत्रालय, रेलवे मिनिस्ट्री भी है एंड मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर हम इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखें यानी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो भी यही डिजर्व करते हैं पहली कॉल करना, और अगर कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो भी यही डिजर्व करते हैं। तो ये कोरिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, बताइएगा। ये चलिए अब रिवीजन तो हम करते रहेंगे क्योंकि समय की भी कमी है। क्यूओडी देख लेते हैं आज का। क्यूओडी क्या है? यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कहाँ करना होता है? कमेंट बॉक्स में। और आज आप लोगों ने क्यूओडी का आंसर नहीं देखा है, लेकिन मैं बता दूं सभी का गलत था, निधि यादव जी को छोड़कर। आज के क्वेश्चन का आंसर गलत मत करिएगा। अब बताइएगा, हमने आज बात की थी टाइम मैगजीन की, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपसे आगे 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 जो भी कहें कि जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं या आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें आपसे क्वेश्चन ये डेफिनेटली पूछा जाने वाला है। बताइएगा, हु वाज द टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022, यानी 2022 का टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? ठीक है, इसका आंसर कहाँ करना होगा आपको? कमेंट बॉक्स में। तो जो हमारे सीयूईटी के स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे ये जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं यानी कॉम्पिटिटिव सेक्शंस के, आप सभी लोग आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। कल फिर मिलेंगे 7 AM पे पीसीए की क्लास में, क्लास 12 पे भी और मेन चैनल पे भी, ठीक है। तो अभी तो वैसे आज हमारी मुलाकात आपसे जीएस में भी होगी, लेखपाल बैच में, ठीक है। तो वहां पे आज हम डीपीएसपी पढ़ने वाले हैं और लेखपाल हिंदी में भी मिलेंगे, यानी 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, keep earning because learning is earning. Bye bye and take care.